गुड इवनिंग फ्रेंड, बीएस गुरु एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज करंट अफेयर्स 30 नवंबर के साथ फिर से मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, हमारी नीति आयोग ने अभी फिलहाल एक एमपीआई जारी किया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और इस एमपीआई का फुल फॉर्म है मल्टीपल पुअर्टी इंडेक्स। मल्टीपल पुअर्टी इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। नीति आयोग ने हिंदी में इसे बहुआयामी, जो कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दो लोगों ने मिलकर किया है इसको। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 जारी किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ आप ध्यान देख पा रहे होंगे कि एक एमपीआई जो कि भारत के नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और दूसरा आपका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचांक। सूचांक सेम है मगर एक वैश्विक है और एक राष्ट्रीय है, 2021 जारी किया। तो यहाँ संस्थाएं, पहली संस्था है नीति आयोग जिसने एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचांक भारत के लिए जारी किया है, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 पूरे विश्व के लिए जारी किया गया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं एमपीआई गरीबों को उसके आयामों में मापने का प्रयास करता है। जो एमपीआई हैं वो कई आयामों में मापने का, गरीबी का प्रयास करता है। जो गरीबी है उसको कई आयामों से मापने की कोशिश करता है। वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत पहला है, जैसे प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़े प्रदान करता है। वैश्विक एमपीआई जो है आपका, जिसे यूएनडीपी और ओपीएचआई घोषित करता है, इसमें 109 देशों में भारत की 66वीं रैंक है, 66 रैंक है। यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक में भारत का जो स्थान है वो 66वां है। राष्ट्रीय एमपीआई परियोजना का उद्देश्य वैश्विक एमपीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति के सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजना को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ भारत के लिए एक व्यवस्थित एमपीआई सुनिश्चित करना है। इसके तीन समान रूप से भारित आयाम है, तीन समान रूप से भारित आयाम है। पहला है स्वास्थ्य, जैसे कि हेल्थ कह सकते हो आप, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर। यानी पहला आपका हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, यानी अगर हिंदी में बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगर इन तीनों की बात करते हैं तो हम भारतीय आयाम भारित आयाम हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा एमपीआई में, इन तीनों आयामों को 12 संकेतकों यानी 12 संकेतकों के द्वारा दर्शाया गया, जैसे पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छ जल, आवास, बैंक खाते आदि के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो इंडेक्स हैं आपके सामने, एक नीति आयोग का है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनडीपी ओपीएचआई के द्वारा, जो कि एक बहुआयामी गरीबी सूचांक है, इसे एमपीआई कहा जाता है, और दूसरा जीएमपीआई है यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 है। तो इस तरह से ये न्यूज़ हमारे लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितने भी इंडेक्स होते हैं, सूचांक होते हैं, वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उपर्युक्त हमने देखा कि किस तरह से पुअर्टी हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है। यानी हमने देखा एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक भी देखा और राष्ट्रीय भी देखा। तो इसको सुधारने के लिए सरकार ने बहुत सारी पहल की हैं। देखिए, पहली पहल है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। दूसरी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005, जिसे आप मनरेगा भी कहते हैं। तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और उज्ज्वला योजना। इन सभी योजनाओं के द्वारा जो भारत सरकार है वो अपने इंडिया यानी भारत में गरीबी को यानी पुअर्टी को कम करने के लिए प्रयासरत है, और ये पहले काफ़ी हद तक भारतीय गरीबी को कम करने में सक्षम हुई हैं। जैसे कि आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसे आप सभी लोग अपने आसपास देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना को भी देख सकते हैं। लगभग सभी से आप परिचित हैं, जैसे मनरेगा है, और यहाँ पर सभी से आप परिचित इसलिए हैं क्योंकि ये आसपास की आपकी योजनाएं हैं, और जिनसे जैसे एसबीएम हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, यानी सस्टेनेबल सैनिटेशन से लेकर के आपके उज्ज्वला योजना, जिसमें आपको गैस सिलेंडर प्राप्त होता है मुफ्त में, रसोई गैस, इस तरह से करके सरकार आपको काफ़ी उन्नत कर रही है। यानी आपकी गरीबी को हटाने का चारों तरफा प्रयास कर रही है। यानी पूर्ण रूप से कहें तो सरकार जीडीपी की बजाय आपके विकास पर ध्यान दे रही है। विकास, तो जो सरकार जीडीपी के बजाय विकास पर ध्यान देती है तो वही वास्तव में विकास कहलाता है, या वही वास्तव में डेवलपमेंट, ना कि जीडीपी का बढ़ना। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूज़ है जो कि कुछ इस प्रकार से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है, आंतरिक कार्य समिति, जिसने सिफारिशों को रोक दिया है, जिसमें कहा गया है कि बड़े कारपोरेट औद्योगिक घरानों को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 से संशोधन के बाद बैंकों को विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है जैसे टाटा, रिलायंस जैसी बड़े कंपनियों के स्वामित्व को, जिन्हें सरकार बैंकिंग सेक्टर में लाने का प्रयास, बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बैंक ओपन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, वो अधिनियम 1934 यानी 35 के अनुसार है। और जबकि भारत में जो बैंकिंग रेगुलेशन है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा जो भी बैंकों की कार्रवाई होती हैं, जिस प्रकार से बैंक में कोई भी लेन देन होता है या कोई भी वर्क होता है, तो बैंकिंग अधिनियम 1949 में संशोधन के तहत होता है। तो इस प्रकार से आरबीआई ने निजी बैंकों के स्वामित्व पर आईडब्ल्यूजी की 33 में से 21 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बड़े व्यापारिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी अगर जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, यदि बैंक खोल देंगे तो वो डायरेक्टली पूंजी का निवेश और उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से काफ़ी इसके कुछ नुकसान हैं जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, जबकि कुछ इसके फायदे भी हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, औद्योगिक समूहों के विषय में चर्चा करते हैं। कारपोरेट हाउस यानी औद्योगिक समूह
5 दशक पहले बैंकिंग क्षेत्र में तब तक सक्रिय थे जब तक कि 60 के दशक के अंत में उधार देने और जमाकर्ताओं के पास पैसे का दुरुपयोग और आरोप के बीच प्रतिवर्ती बैंक राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया गया। यानी जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तब तक कारपोरेट घराने यानी औद्योगिक समूह को वर्ग के बीच में थे। निजी बैंकों को लाइसेंस देने से पहले दौर के साथ बैंकिंग क्षेत्र को सीएच पोस्ट उदारीकरण यानी सीएच पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी 1991 के लिए फिर से खोल दिया गया। यह कार्य 1993 में किया गया था। निजी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेंस देने का काम जो है 2003 और 4 से लेकर के 13-14 में भी किया गया, जिसकी परिणता 2016 में यूनिवर्सल बैंकिंग ऑन टैप लाइसेंसिंग व्यवस्था के साथ हुई। हालांकि वर्ष 13-14 में कुछ प्रमुख औद्योगिक समूहों पर विचार नहीं किया गया इसमें। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ कारपोरेट हाउस जो हैं, जैसे मैंने बताया टाटा, रिलायंस, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, बड़े बिग जेंट्स हैं, वो उनको जो है आरबीआई बैंक खोलने की अनुमति दे सकती है। ये न्यूज़ इस तरह से है। और आरबीआई एक्ट के द्वारा आरबीआई को अपने नियम बनाता है, जबकि बैंकिंग रेगुलेशन जो होते हैं 1949 के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो फ्रेंड हमारी अगली न्यूज़ है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट स्कीम। फ्रेंड एक स्कीम काफ़ी अच्छी है, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट स्कीम। इसके सिद्धांत को अपनाने के इरादे से 23,948 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई ने पंजीकरण कराया था। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम से 23,938 सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई ने पंजीकृत कराया। अब ये मुख्य योजना क्या है इसकी जरा देखते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई यह योजना एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली है। यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषक शमन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन तथा डिजाइन एवं बौद्धिक संपदा अधिकतर कह सकते हैं कि सहित तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उत्तरदायी है। इसका मिशन जीरो डिफेक्ट और जीरो प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जेडईडी संस्कृति को विकसित और केंद्रित करना है। तो इस प्रकार से आप ये जीत योजना है, इसमें देखते हैं क्या और आगे क्या है। तो जीरो डिफेक्ट अवधारणा ग्राहक केंद्रित है। दूसरा, शून्य गैर अनुरूपता या गैर अनुपालन है, शून्य अपशिष्ट निकलता है। इफ जीरो इफेक्ट का मतलब है शून्य वायु प्रदूषण, यानी प्रदूषण भी इसमें शून्य होना चाहिए, तरल निर्वहन होना चाहिए, ठोस अपशिष्ट होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय भी शून्य होना चाहिए। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इसमें जो एमएसएमई है यानी शून्य दोष निर्माण, यानी निर्माण में कोई दोष नहीं होना चाहिए, एवं पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना एवं गुणवत्तापूर्ण उपकरण प्रणालियों के अनुकूल ऊर्जा दक्ष विनिमय को बढ़ावा देना, उत्पादों के निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को सक्षम बनाना है। अगर यही बात करते हैं कि उत्पादों और प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करना है, एमएसएमई को प्रोत्साहित करना है, तो जेडईडी निर्माण प्रमाणन के क्षेत्र में पेशेवरों का विकास करना है। तो इस प्रकार से ये योजना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी गहरा नाता है, यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद जैसे कि जीडीपी का लगभग 30% का योगदान करते हैं, यानी एमएसएमई लगभग 30% का योगदान करती है, जबकि हमारा जो कृषि है वो 15% का ही योगदान करती है हमारे जीडीपी में। तो इस प्रकार से एक तरीके से कह सकते हैं जो एमएसएमई है काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे देश की जीडीपी में अपना भाग रखती है। तो निर्यात के संदर्भ में
वे आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान देते हैं। इसके अलावा एमएसएमई रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। 110 मिलियन लोगों को एमएसएमई रोजगार प्रदान करते हैं। विदित हो कि एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं और लगभग आधे से अधिक एमएसएमई ग्रामीण भारत में क्रियान्वित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि क्योंकि जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं या हमारा कहते हैं भारत गाँव में बसता है, तो यदि गाँव में एमएसएमई लगती है तो वहाँ पर ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से इस न्यूज़ का काफ़ी उपयोग है कि एमएसएमई क्या है और इसका क्या उपयोग है और हमारे जीडीपी में इसका कितना हिस्सा उपयोगी है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स अमेरिका की जनसंख्या के लिए। यहाँ एक टर्म्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं गैरी मैडरिंग नाम से जाना जाता है और वो भारत के लिए परिसीमन आयोग है एक तरीके से। जैसे कि भारत में अगर तुलना करें तो भारत का परिसीमन आयोग जो कि अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो जो गैरी जो आपका शब्द है गैरी मैडरिंग, यह लगभग दशक में अमेरिकी कांग्रेस और राज्यों के विधायी जिलों में गैरी मैडरिंग अनुचित लाभ की नियत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई गई। गैरी मैडरिंग या पुनर्वितरण चुनाव सीमा को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। अमेरिका में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इस अभ्यास की आलोचना की गई है क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए इसके उपयोग कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। शब्द है गैरी मैडरिंग जो कि एक परिसीमन आयोग की तरह कार्य करता है। अमेरिका की जनसंख्या के 2020 की जनगणना के परिणामों को प्रस्तुत किए गए हैं इसके द्वारा। अगला भारत के साथ इसकी तुलना करते हैं। तो भारत के साथ इसकी तुलना परिसीमन आयोग से की जाती है। भारत में राजनीतिक पुनर्वितरण को भारत के परिसीमन आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं में के फिर से निर्धारण के कार्य है। इस प्रक्रिया में किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अब संवैधानिक इसका क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका मान है। भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त न हो। एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन हो। अब तक भारत में 92 में, 62 में, 72 में और 2002 में परिसीमन आयोग 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इस तरह से 4 बार परिसीमन आयोग, चूंकि जैसा कि आप लोगों ने इसमें बात न्यूज़ में देखा कि परिसीमन आयोग एक तरीके से एक कमीशन होता है जो कि यदि जनगणना होती है तो प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या घटती या बढ़ती है, जिससे कि इसे परिसीमन आयोग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। अब परिसीमन आयोग है क्या, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम लोग। परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो आयोग है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से करता है। जो राष्ट्रपति हैं, परिसीमन आयोग का गठन भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से करता है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च निकाय है
एक उच्च निकाय है जिसके आदेश संसद के कानून के समान होते हैं और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता या इसको इसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं लाया जाता या प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसमें, और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 लोगों की संरचना होती है। इसमें सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होती है। और इसका कार्य क्या है, जरा ये देखते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समान बताने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं सीमाओं का निर्धारण, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना। तो इस प्रकार से इसके कार्य हैं। तो परिसीमन आयोग देखा हमने, और जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर याद रखना है कि परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये कानूनी इसके जो प्रश्न, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते न्यायालयों में, ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता इसके उस पर। ये एक संसद की तरह, जैसे संसद का कोई कानून होता है उस प्रकार से ही कुछ बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं, और इसे भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से किया जाता है। इसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, जल जीवन जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था और यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। जो आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और इसे 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के रूप में, योजना के रूप में प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, विश्वसनीय और पहुंच में सुधार करना, भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संसाधनों की क्षमता को मजबूत करना, प्रभावी जल संसाधन विकास, कुशल प्रबंधन और मार्ग प्रशस्त करने वाली विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। इस परियोजना का लाभार्थी कौन हो सकता है? नदी बेसिन संगठनों सहित, इसमें नदी बेसिन संगठनों सहित भूजल नियोजन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय तथा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां, विश्व भर तथा विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधन प्रणाली के उपयोगकर्ता, वृक्ष जल संसाधन के वर्तमान स्थिति और सुरक्षा के समाधान की दिशा में इसका उपयोग किया जाता है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स हमारी ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव से, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों संबद्ध आदिवासी विरासत परिचित कराने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समृद्धि आदिवासी विरासत से परिचित कराने हेतु नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में एक ट्राइब्स इंडिया एन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन ट्राइफेड द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक विदेशी मिशनरियों के लगभग 100 राजनयिकों के अलावा विदेशी मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लिया इसमें। इसके अलावा इस कॉन्क्लेव में संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है जिसे जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय, भारतीय राजनीति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी।
तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताती है, क्योंकि ट्राइब्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है। अगली योजना है फ्रेंड्स स्ट्रीट परियोजना। स्ट्रीट परियोजना केरल के पर्यटन से संबंधित है। जल्द ही 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा। स्ट्रीट सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म हब के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। जो वर्ड है यहाँ पर सस्टेनेबल, टेंजिबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल और एथनिक टूरिज्म हब के लिए एक संक्षिप्त वर्ड है। यह परियोजना आगंतुकों को विशिष्ट स्थानों की संस्कृति यानी विशिष्ट स्थानों की संस्कृति की विविधता का अनुभव कराने में मदद करेगी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा परिकल्पित परियोजना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म स्ट्रीट, वाटर स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट जैसे विषय शामिल रहेंगे। ये सड़कें प्रत्येक स्थान की विशिष्टताओं के अनुरूप होंगी, अनुभवात्मक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों के समक्ष राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। यह परियोजना पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु एक बड़ी क्षमता प्रदान करती है और राज्य के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की शुरुआत करेगी। स्ट्रीट परियोजना को सार्वजनिक यानी निजी भागीदारी PPP मोड में लागू किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें स्थानीय निकाय इन स्थानों को निवासी हितधारकों के रूप में भी शामिल होंगे। स्थानीय निकायों के संयुक्त उद्यम परियोजनाएं भी परिकल्पना की गई है। प्रत्येक चुने हुए स्थान पर कम से कम 3 स्ट्रीट्स को विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें कुछ स्ट्रीट्स को विकसित किया जाएगा जो कि हर एक क्षेत्र की होंगी, जैसे कि ऊपर आपने देखा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, चलते हैं हम आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।